भाई। तो जैन सभी लोगों को, मेरा नाम है अरुण सिंह तोमर और हम कवर कर रहे हैं सीडीएस हिस्ट्री के तकरीबन 10.5 सालों के पीवाईक्यूज, यानी कि टोटल 21 अटेम्प्ट्स आ जाते हैं। एंशियंट हिस्ट्री में हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब आगे बढ़ते हुए पार्ट 2 में हम कवर करेंगे मौर्य एम्पायर को। उसके बाद में जो पोस्ट मौर्यन पीरियड आता है उसको भी कवर करेंगे। फिर उसके बाद में संगम एज के क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, प्लस गुप्त पीरियड का जो क्वेश्चंस है वो भी आपको मिलेगा। और अगला जो लेक्चर है वो लास्ट लेक्चर होगा हमारा एशियंट हिस्ट्री के लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव सीरीज ये है। एंड आपकी इंफॉर्मेशन के लिए मैं बता रहा हूँ कि सीडीएस 2026 के लिए ऑनलाइन बैच बसंतर 1 के एनरोलमेंट स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच आपका 12 अप्रैल 2026 तक चलेगा। ऑनलाइन बैच है, 21 सितंबर से स्टार्ट हो जाएगा। इसमें आपको लाइव और रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी जिनका एक्सेस फुल 1 ईयर तक रहेगा। मीडियम ऑफ डिलीवरी आपका इंग्लिश है। मोड गूगल मीट पे क्लासेस होंगी। बैच की स्ट्रेंथ बिलो 100 रहेगी। मॉक्स, लाइव प्रैक्टिस और डाउट सॉल्विंग आपकी भरपूर रहती है। जीके की क्लास आपकी हफ्ते में 5 से 6 बार, मैथ्स की क्लास भी, इंग्लिश की क्लास 2 से 3 बार रहेगी हफ्ते में। और टाइमिंग्स इनका जो है वो रहेगा इवनिंग 7 PM ऑनवर्ड्स। ठीक है। आईएमए की फीस इज 6,000, ओटी की फीस इज 4,000। अगर आपको एनरोल करना है तो आप 8839961158 पर डीएम कर सकते हैं। उसी के साथ साथ एक और इन्फॉर्मेशन वो ये कि प्लाटून 1 बैच खत्म होने वाला है। अब प्लाटून 2 बैच स्टार्ट होगा सीडीएस 2026 के लिए। इसकी ड्यूरेशन भी वही 5-6 महीने की रहने वाली है। और इस बैच की लोकेशन रहेगी नोएडा सेक्टर 62 में। एग्जैक्ट लोकेशन आपको बता दी जाएगी कि वो क्या रहेगी। ठीक है। इस बैच के स्पेसिफिक ये हैं कि इस बैच की स्ट्रेंथ ओनली 40 से 50 स्टूडेंट्स की रखी जाएगी। उससे ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि बैच में आपको कराए जाते हैं रिटन असाइनमेंट्स। हर टॉपिक को कंप्लीट कराने के बाद रिटन असाइनमेंट्स होते हैं, उनका प्रॉपर एवेल्युएशन भी होता है ना। ताकि ये देखा जाए कि भैया कंसेप्ट दिमाग में कितने जा रहे हैं। उसके साथ साथ आप लोगों को मॉक्स भी करवाए जाते हैं। हर सब्जेक्ट के 2 से 4 मॉक्स होते हैं सब्जेक्ट वाइज, और फिर ओवरऑल भी होते हैं आपके। ठीक है। इसके साथ साथ भैया रिटन हो गए, मॉक्स हो गए, असाइनमेंट्स हो गए। और क्या रहता है, मतलब पढ़ाई के लिए तरफ से यही सब है। ठीक है। बाकी आपको सारे प्रिंटेड जो नोट्स हैं, सारे पीडीएफ्स हैं, ये सब कुछ आपको इस पूरे बैच में जो है वो दिया जाता है। मतलब मटेरियल, स्ट्रीट मटेरियल की कोई कमी नहीं रहती है। काफी शॉर्ट रहता है, काफी क्रिप्स रहता है, काफी कंसाइज रहता है। तो अगर 5 से 6 महीने का आपके पास में डिसिप्लिन है और दिमाग में ये चीज है कि भैया हाँ सीडीएस निकालना है, तो मैं आपको देता हूँ गारंटी कि आपका सीडीएस मैं करवाऊंगा क्लियर विथ ऑल इंडिया रैंक। लेकिन 90% से ज्यादा देना पड़ेगा आप लोगों को मुझे अटेंडेंस। ठीक है। और पूरा देना पड़ेगा फुल डिसिप्लिन। फुल डिसिप्लिन दोगे पूरे 6 महीने तक के लिए, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि भैया तुम्हारे हाथ में सीडीएस की ऑल इंडिया रैंक में दे दूंगा। ठीक है। लेकिन उसके लिए भैया ये करना पड़ेगा, है ना। आईएमए की जो फीस है इट विल बी अप्रोक्सीमेटली 30,000। इसमें एफकेट का प्रिपरेशन भी शामिल है। ओटीए का फीस आपका अप्रोक्सीमेटली 22,000 रहेगा। और ओटीए प्लस एफकेट अगर आप करना चाहते हैं जिसमें सिलेक्टेड पोर्शन मैथमेटिक्स और रीजनिंग का रहेगा, तो उसका फीस अप्रोक्सीमेटली 25,000 रहेगा। आपको डीएम करना है 883996। और उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूंगा आगे का प्रोसेस क्या करना है। ऑफिशियल नोटिफिकेशन हमने रोल आउट नहीं किया है अभी, वो इस हफ्ते के अंदर हो जाएगा। बट ऑल राउंड 10 से 12 लोगों ने अपनी सीट्स आपकी सिक्योर कर ली हैं, आप लोग भी कर सकते हो। दूसरी फैसिलिटी ये है कि भैया अगर आप लोगों को हॉस्टल एकोमोडेशन चाहिए है, जो कि मैं बोलूंगा भी कि अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिर आप फुल ऑन प्रिपरेशन ही करो, तो इसके लिए हॉस्टल फैसिलिटी हम आपको अवेलेबल करा सकते हैं। ये जो हॉस्टल है ये एक कोएड हॉस्टल है जिसमें गर्ल्स का पोर्शन अलग, बॉयज का पोर्शन अलग आ जाता है। ठीक है। 4 सीटर जो आपके रूम्स होते हैं वहां से स्टार्टिंग होती है। हॉस्टल में आपको आउटडोर स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज भी मिलेगी। ठीक है। इसके साथ साथ आपको इंडोर स्पोर्ट्स जो रहते हैं वो भी मिलते हैं। 4 टाइम का आपका खाना रहता है, ब्रेकफास्ट, लंच, टी टाइम एंड इवनिंग का खाना। वो सब इसके अंदर इंक्लूड रहता है। आपका लॉन्ड्री की जो सर्विसेज है सिलेक्टेड वो भी इंक्लूडेड रहती है। वाईफाई एंड ऑल, क्लीनिंग व्लीनिंग सब कुछ इसमें शामिल रहता है। मतलब आपको बस पढ़ाई पढ़ाई करनी होती है। रूम्स आर वेल वेंटिलेटेड, प्रॉपरली अरेंज होते हैं। अगर साफ सफाई से रहना चाहो तो मिल जाएगा। दूसरी बात, सर्दियां आ रही हैं, एसी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी, तो इलेक्ट्रिसिटी के चार्जेस भी आप लोगों को कम ही रहेंगे। ठीक है।
आई विल प्रेफर कि यूजुअली एक ही जो बच्चे हैं जो एक ही बैच को बिलोंग करते हैं वो एक ही तरीके के रूम्स में रहें। तो रूम्स में आपको एलमिरा वेलमिरा और बाकी सारी फैसिलिटीज दी जाती हैं, बट आपको साफ सफाई तरीके से रहना पड़ेगा। तो वो आप बढ़िया तरीके से, मतलब काफी स्पेशियस और नीट एंड क्लीन रूम है, जैसा कि आप देख सकते हो, काफी अच्छा खासा स्पेस रहता है, जस्ट लाइक एसएसबी। ठीक है। तो ये फैसिलिटी है, प्लस गर्ल्स के लिए एक अलग से गवर्नमेंट हॉस्टल भी है, नोएडा सेक्टर 62 में है। आप वहां पर भी इनरोल कर सकते हो, वो भी बहुत अच्छी जगह है। ठीक है। चलो, अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस पे। मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ पहले, क्योंकि हिस्ट्री के पिछले 10 साल के क्वेश्चंस काफी ज्यादा आ जाते हैं, इसलिए टुकड़ों में टॉपिक वाइज करना बहुत ज्यादा बेटर रहता है। ठीक है। तो चलो, अब जैसे आगे बात करेंगे, सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन सीडीएस 1 2025 का आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोकास इंक्रिप्शंस इज करेक्ट। कि मेजर रॉक एडिक्ट जो हैं वो केरल में संस्कृत में पाए जाते हैं। देखो, अशोक के जो मेजर रॉक एडिक्ट्स हैं, है ना, वो लैंग्वेज आती है प्राकृत, स्क्रिप्ट आती है ब्राह्मी। वैसे स्क्रिप्ट क्या है ना, वेरी करती है। किसी पर्टिकुलर एरिया में खरोष्टी भी मिल जाएगी, किसी साइड आपको आरामाइक भी मिल जाएगी, ग्रीक भी मिल जाएगी, है ना। ये डिपेंड करता है कि भैया ये कहाँ पर है, लेकिन संस्कृत को यूज नहीं किया गया। दूसरा, माइनर रॉक एडिक्ट्स इन बिहार आर फाउंड ओनली इन पाटलिपुत्र। तो भैया ये गलत है। पाटलिपुत्र के साथ साथ मस्की में भी मिले हैं, सासाराम जो है वहां पे भी मिले हैं, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद धौली मेजर रॉक एडिक्ट मेक्स अ मेंशन ऑफ द कलिंग वॉर। देखो, धौली के साथ साथ एक आता है जौगदा मेजर रॉक एडिक्ट, यानी कि ये आते हैं 11th एंड 13th, 12th, हाँ 13th, ये उड़ीसा में आते हैं। इसमें अशोक के रिग्रेट के बारे में बात किया है कि बंदे को पश्चाताप हो रहा है कलिंग के युद्ध के बारे में, लेकिन वॉर को डिस्क्राइब नहीं किया गया, उसके बाद की बात की गई है, तो ये भी गलत है। कलसी इन उत्तराखंड इज अ साइट ऑफ मेजर रॉक एडिक्ट, क्या ऐसा सही है? तो भैया ये बिल्कुल सही है। कलसी जो है यहाँ पर आपका 14 मेजर एडिक्ट आ जाता है रॉक्स, क्या नाम है, अशोक के, जिसमें ब्राह्मी जो है वो की गई है स्क्रिप्ट इस्तेमाल। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रेजेंट डे टेरिटरीज वाज आउटसाइड द लिमिट्स ऑफ अशोकास एम्पायर। ब्रह्मपुत्र वैली, यानी कि असम की बात की जा रही है। देखो, अशोक का जो एम्पायर है वो ईस्ट में आपका एक्सटेंडेड था। ठीक है। ये जो उड़ीसा वाला कुछ इलाका जो हमारा आ जाता है ना, और असम, ये जो उड़ीसा वाला पूरा इलाका कलिंग वाला आता है, और असम का भी एक मेजर पार्ट, मतलब यहाँ तक जो है वो आपका एक्सटेंडेड था, तो उसको हम काउंट कर सकते हैं। इस मैप में प्रॉपरली नहीं दिखाया है, लेकिन असम का एक काफी ठीक ठाक पार्ट इनके पास में था। ठीक है। दूसरा आता है बलूचिस्तान। अब बलूचिस्तान के एरिया की अगर हम बात करते हैं, तो ये भी मौर्यन एम्पायर की पीरियड में था। आप देख सकते हो, ये पूरा अफगानिस्तान के आसपास का एरिया ही आ जाता है। इंस्क्रिप्शंस कहाँ कहाँ पे मिले हैं भाई? बलूचिस्तान में एक जगह आ जाती है आपकी शाहबाजगढ़, यहाँ पर इंस्क्रिप्शंस मिले हैं। ठीक है। मानसहेड़ा जो है वो, ये जगह अब आपकी पाकिस्तान में लाई करती हैं, यहाँ पर भी मिले हैं, मतलब बलूचिस्तान तक भी एक्सटेंडेड था। नॉर्थ बंगाल की बात करते हैं तो भैया बंगाल तो पूरा ही रीजन आ जा रहा है ना, नॉर्थ बंगाल भी आता है। लेकिन कश्मीर वैली की अगर हम बात करें, तो कश्मीर वैली में एक्सटेंशन नहीं था। बाद में लोकल रूलर्स जो है उन्होंने इसको अपने अंदर लेके आया था, लेकिन डायरेक्टली मौर्य डायनेस्टी यानी कि अशोक के एम्पायर के अंदर में ये काउंट नहीं होता। अब आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द करेक्ट कंपोनेंट्स ऑफ द लॉयन कैपिटल एट द सारनाथ। यूजुअली अशोक के जो आपके पिलर एडिक्ट्स आ जाते हैं, इन पिलर एडिक्ट्स पे किसी ना किसी जानवर को ऊपर पोर्ट्रे किया जाता था, तो उस जानवर के साथ, नाम के साथ कैपिटल ऐड कर दिया जाता था। तो सारनाथ वाला जो है, इसमें आपका लॉयन कैपिटल कहा जाता है और इसके स्पेसिफिकेशंस पूछे जाते हैं। यूजुअली अशोक के जो पिलर एडिक्ट्स थे उनके कई सारे आपके स्पेसिफिकेशंस आते हैं। नॉर्मली इनका फॉर्म और इनका डायमेंशंस एक जैसा आता है, और चुनार से निकाले गए सैंडस्टोन से इन सबको बनाया गया है। ये यूजुअली मोनोलिथ्स हुआ करते थे, यानी कि एक सिंगल पीस ऑफ स्टोन से इनको बनाया जाता था। देख सकते हो लश्चरस है, पॉलिश सरफेस रहता था, है ना। अब द शाफ्ट यानी कि स्तंभ यष्टि और द टॉल टेपरिंग कॉलम, क्या ये इसका एक फीचर हुआ करता था? बिल्कुल हुआ करता था। ठीक है। अशोक का जो बेसिकली ये जो शाफ्ट रहा करता था ना, तो ये इनके पहली बात तो ये कि नीचे कोई पेस नहीं हुआ करता था, ऐसा पेडेस्टल टाइप का ना जिसपे खंभा खड़ा हो, ऐसा पेडेस्टल नहीं हुआ करता था। उसकी जगह ये जो आपका पूरा का पूरा शाफ्ट आ रहा है ना, ये प्लेन रहता था, स्मूथ रहता था, सिलेंड्रिकल रहता था, और ये थोड़ा सा ऐसे ऊपर की तरफ ना ऐसे टेपर्ड भी रहा करता था। इसकी हाइट अप्रोक्सीमेटली 12 से 14 मीटर आ जाती है, और ऊपर की तरफ फिर बाकी के फीचर्स आपके आ जाते थे।
ठीक है। यानी कि देखो यहाँ देखोगे तो ये है बेल कैपिटल। इलिप्टिकल टॉप पार पे आपको एबेकस मिलेगा जिसपे कोई कार्विंग्स नहीं है, ऐसा इसमें बोला जा रहा है। लेकिन आप यहाँ देखोगे तो सबसे पहले आपको बेल कैपिटल यानी कि उल्टे कमल की पंखुड़ियां ऐसे फ्लोइंग स्टाइल में आपको दिखाई देंगी, इन्वर्टेड लोटस दिखाई देगा। तो पहला वाला तो देखो बिल्कुल सही है। दूसरा लेकिन बोला जा रहा है कि इलिप्टिकल टॉप पार्ट जो है एबेकस जो है उस पे कोई कार्विंग्स नहीं है, लेकिन एबेकस पे देखोगे तो भैया यहाँ पर तो हमारा अशोक चक्र आ गया। ये जानवर वगैरह जो है वो आपके दिखाई देते थे, है ना। जो एबेकस रहता था आपका उसके ऊपर में क्राउन एनिमल वगैरह रहता था, जैसे ये आपका लॉइन कैपिटल है, इसके ऊपर क्राउन के तौर पे ये आ गया। ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और ओवरफ्लोइंग इन्वर्टेड पेटल्स बिलो द एबेकस, तो बिल्कुल अभी मैंने बताया, तो आंसर हमारा हो जाएगा 1 and 3 on। चलो आगे बात करते हैं। द अंतरिया वॉज अ गारमेंट worn by people during the Mauryan period। क्या हुआ मतलब क्या हुआ करता था ये। जैसा कि आप देख सकते हो मैन और वुमेन, ये कुछ हमारी फिगरीन्स हमें मिली हैं बाद में। इन्होंने जो कपड़े पहन रखे हैं इनको पिक्चराइज फॉर्म में बाद में कन्वर्ट किया गया है। तो मेल को देखोगे तो इन्होंने सिर पे जो है उष्णशाही पगड़ी टाइप की पहन रखी है ना। ऊपर ये जो कपड़ा उन्होंने ड्रैप कर रखा है इसको उत्तरिया बोला जा रहा है। और ये जो उत्तरिया है ये आर्म्स के आसपास वुमेन भी पहन रही है, करने का यानी कि अपने कानों के आसपास, और उत्तरिया इसके हेड पर भी आ जाता है। ठीक है। कायाबंद जो है ये कमर पे बांध रही है, और एक शॉर्ट अंतरिया आ जाता है इसके पास में, जो उसने अपने चारों तरफ लपेट रखा है। कायाबंद मेल के पास भी है, अंतरिया इसके पास भी है, और बाकी आगे की तरफ जो लटक रहा है इसको पटका बोला जाता है। ठीक है। तो ये फीचर्स हमें दिखाई देते हैं, तो हम इसे क्या एज्यूम कर सकते हैं, हम इसे एज्यूम कर सकते हैं कि ये एक अनस्टिच्ड लेंथ ऑफ क्लोथ रहता है, बिना सिला हुआ कपड़ा जिसको बॉडी के आसपास बस ऐसे ही थोड़ा सा एक ग्रेस देने के लिए लपेटा जाता है। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ हाई ऑफिसेज एंड कंसर्न डिपार्टमेंट्स इन द मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन। बिल्कुल करेंगे। समाहर्त्री, चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू। तो देखो सारे एग्जीक्यूटिव ऑफिशियल्स में समाहर्त्री या समाहर्त्रा जो चीफ कलेक्टर ऑफ रेवेन्यू रहा करते थे, मतलब बिल्कुल सही है। इनका काम होता था अकाउंट्स मेंटेन करना, टैक्सेस को कलेक्ट करना सारे के सारे सोर्सेस से। सुपरिटेंडेंट्स इनके अंडर में काम करते थे। द्वारिका की बात करते हैं तो देखो भैया द्वारिका यहाँ है, चीफ ऑफ द पैलेस अटेंडेंट्स। पैलेस में जितने अटेंडेंट्स रहते थे, दास दासी रहते थे, उनके चीफ रहा करते थे, तो ये हो जाएगा गलत। अक्षय पटेल, रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस। तो देखो भैया अक्षय पटेल जो है रिकॉर्ड्स कम ऑडिट ऑफिस, ये आपके मतलब इनका ऑडिट का काम रहता था, तो ये स्टेटमेंट सही है। समृद्धत्री यानी कि ट्रेजरर, तो यहाँ पर आएगा भैया कहाँ है समृद्धत्री या सन्निधाता, ये ट्रेजरर्स रॉयल स्टोर्स को भी देखते थे, मतलब ये भी ट्रू, मतलब 1 3 4 सही है। अब आ जाते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मौर्यन स्टेट एंड द फॉरेस्ट पीपल। जंगल में रहने वाले आदिवासी और मौर्य स्टेट का क्या बेसिकली रिलेशन था। पहला स्टेटमेंट देखो, द फॉरेस्ट पीपल वर सब्जेक्टेड टू न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डोमिनेंस। कि जंगल में रहने वाले लोगों पे राजनीतिक और आर्थिक नए तरीके की एक बाध्यकारी चीजें लाद दी गई थी। एंड द नेसेसिटी टू सबऑर्डिनेट एंड एसिमिलेट देम लेड टू अ चेंज इन द अर्लियर एटीट्यूड ऑफ एक्सक्लूडिंग दीज पीपल फ्रॉम इंपेरियल टेरिटरी। कि अब इन लोगों को जो है वो सबऑर्डिनेशन में रखा जाने लगा, दबाया जाने लगा थोड़ा बहुत, और इनको जो है सोसाइटी के अंदर शामिल भी किया जाने लगा। तो पहले जो इनको सोसाइटी से और टेरिटरी से बाहर रखा जाता था उस एटीट्यूड में चेंज आ चुका था। क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही है। अर्थशास्त्र के साथ साथ बाकी सोर्सेज भी ये मेंशन करते हैं कि मौर्यन स्टेट ने फॉरेस्ट के लोगों को पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल में लाने की कोशिश की। पहले वो एक्सक्लूडेड रहते थे, अब इनको सोसाइटी में इनकॉर्पोरेट किया जा रहा था। शायद यहाँ पे भी आपको, हाँ यहाँ पे भी कुछ एग्जांपल मैं भी बताऊंगा आपको। स्टेटमेंट 2 की तरफ देखेंगे कि द स्टेट रिकॉग्नाइज दैट द फॉरेस्ट प्रोड्यूस वर द सोल मोनोपोली ऑफ द फॉरेस्ट। ये टोटली गलत आ जाता है। ठीक है। कुछ ऐसे एरियाज थे जहां पर आपका सिर्फ और सिर्फ काम किसका चलता था, स्टेट का चलता था, है ना। जैसे कि अगर आप यहाँ पर देखोगे रेवेन्यू कहाँ से आता था, लैंड, इरिगेशन, कस्टम, शॉप टैक्स, फेरी टैक्स, फॉरेस्ट, माइंस और पास्चर से। लाइसेंस सी क्राफ्ट्समैन से ली जाती थी, है ना। फाइन्स लॉ कोर्ट्स में कलेक्ट किए जाते थे। मतलब कि इससे हम ये समझ सकते हैं कि स्टेट ने फॉरेस्ट को सिर्फ अपना ही माना था, ये फॉरेस्ट के लोगों की मोनोपोली नहीं थी, ये राज्य का था, राज्य का हक आता था कि भैया हम इस पे क्या करेंगे, है ना। यानी कि मौर्य क्या करते थे, फॉरेस्ट पे कंट्रोल करते थे, उससे रिसोर्सेज निकालते थे, टैक्सेस लगाते थे। तीसरा आता है कि स्टेट वाज कंसर्न्ड विद द कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड टू दिस एंड द बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट वाज प्रोहिबिटेड। अब बिल्कुल सही है, थर्ड वाले सेकंड वाले से हमें पता चल जाता है कि जब फॉरेस्ट से आप रिसोर्सेज ले रहे हो तो ऑब्वियसली बात है फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। अननेसेसरीली अगर जलाओगे तो फिर उससे क्या रहेगा आपका, वो प्रोहिबिटेड वगैरह रहेगा।
ठीक है। चौथा कि द फॉरेस्ट पीपल कुड बी हार्नेस टू सर्व द स्टेट एंड कुड बी यूज्ड एज ट्रूप्स, स्पाइसेस एंड असेसिन्स, ये भी सही है। ऐसे हमें एग्जांपल्स मिलते हैं कि फॉरेस्ट पीपल्स में अथविकास नाम के एक ग्रुप आते हैं, इनको रिक्रूट किया जाता था स्टेट के द्वारा, सोल्जर्स के तौर पे, मर्सनरीज के तौर पे, स्पाइस के तौर पे, असेसिन्स के तौर पे। तो तीन स्टेटमेंट हमारे सही है, 1, 3 एंड 4, मतलब तीन सही है। अब आगे आते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग साइट्स स्टेटमेंट्स ऑफ द कनगनाहल्ली आर्कियोलॉजिकल साइट। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ भीमा रिवर, बिल्कुल सही। कनगनाहल्ली जो है ये आता है सन्नती नाम की जगह, जो कि कलबुर्गी में पड़ता है, कर्नाटक में, भीम रिवर के आसपास। ठीक है। द रिमेन्स ऑफ कनगनाहल्ली स्तूप कैन बी डेटेड बिटवीन फर्स्ट एंड थर्ड सेंचुरी सी, तो ये भी बिल्कुल सही है, यानी कि ये बिलोंग करता है सातवाहन पीरियड के आसपास। एम्परर अशोक इमेज वाज फाउंड एट द साइट, तो ये वन ऑफ द रेयर आपका पोर्ट्रेट आ जाता है या स्कल्प्टेड स्लैब आ जाता है जिसमें एम्परर अशोक को दिखाया गया है, यानी कि नाम दिया गया है राया अशोक। ठीक है। तो काफी रेयर पोर्ट्रेट आ जाता है, तो ये स्टेटमेंट भी सही है, मतलब 1, 2, 3 तीनों ही सही है। आगे बात करेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इंडियन थिंकर्स फर्स्ट स्पोक ऑफ फूड फॉर वर्क प्रोग्राम टू काउंटरफैक्ट द इफेक्ट्स ऑफ फेमाइन, अकाल के इफेक्ट को दूर करने के लिए फूड वर्क फॉर वर्क प्रोग्राम की वकालत किसने की थी? कौटिल्य की बात करें, जिनको हम लोग बोलते हैं चाणक्य भी। ठीक है। तो अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने अकाल के यानी कि फेमाइन रिलीफ मेजर्स के बारे में बात की। उन्होंने बोला है कि फेमाइन के टाइम पे स्टेट को क्या करना चाहिए, फूड फॉर वर्क प्रोग्राम स्टार्ट कर देना चाहिए, जैसे कि किले बनवाओ, ठीक है, इरिगेशन वर्क्स करवाओ, रोड्स बनवाओ। इससे लोगों को क्या करना है, लोगों को काम करना पड़ेगा और काम के बदले में फिर उनको फूड दे रहे। ये सिस्टम बहुत बढ़िया था, है ना। आर्यभट्ट तो आपको पता है मैथमेटिशियन थे, एस्ट्रोनॉमर थे, इन इससे कोई लेना देना नहीं इनका। चंद्र गोमिन की बात करते हैं तो ये बुद्धिस्ट स्कॉलर आते हैं, ग्रामेरियन आते हैं। ठीक है। और प्रभाकर की बात करते हैं तो इन्होंने, ये फिलोसफर आते हैं जिन्होंने मीमांसा से रिलेटेड कुछ काम धाम किए हैं, फीमाइंस फेमाइन से रिलेटेड कुछ खास नहीं लिखा। आगे बात करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ पार्ट ऑफ द कौटिल्य सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट, यानी कि कौटिल्य के हिसाब से सप्त अंग यानी कि सप्तांग, वो स्टेट को या बाकी सारी राज्य की सारी चीजों को 7 बॉडी के पार्ट से डिजिग्नेट करते थे, है ना। यानी कि उन्होंने बोला हेड जो है वो आपका किंग है, यानी कि स्वामी है। ठीक है। अमात्य यानी कि मिनिस्टर्स, यानी कि आपकी आइज। जनपद यानी कि टेरिटरी, और पॉपुलेशन आपकी आ जाती है तो वो आपके पद यानी कि पैर आ गया। दुर्ग यानी कि फोर्ट, यानी कि किला या राजधानी, है ना, तो वो आ जाती हैं आपके आर्म्स। कोष यानी कि आपका आ जाता है ट्रेजरी। ठीक है। तो कोष कहा गया भैया, माउथ इज योर ट्रेजरी। एंड दंड दैट इज योर आर्मी, तो वो आपका आ गया हार्ट। और मित्र यानी कि एलाय, यानी कि ईयर्स जो है वो आपके एलाइज, है ना। तो अमात्यों की बात हो गई है, जनपद की बात हो गई है, दुर्ग की बात हो गई है, लेकिन धम्म जो है वो कौटिल्य की सप्तांग थ्योरी ऑफ द स्टेट में नहीं आता। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट अशोक फेथ इन बुद्धिज्म, है ना। तो रुम्बिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन और निगाली सागर पिलर इंस्क्रिप्शन प्रोवाइड क्लियर एविडेंस ऑफ अशोक फेथ इन बुद्धिज्म। बात करते हैं, चलो। देखो, ये जो रुम्बिनी देई पिलर इंस्क्रिप्शन है, ये कहाँ लाया करता है, ये लाया करता है लुम्बिनी, यानी कि नेपाल, बर्थ प्लेस ऑफ तथागत बुद्ध। अशोक ने यहाँ विजिट किया था। ठीक है। और लुम्बिनी का जो गांव है वहां पे टैक्स एग्जम्पशन दे दिया था कि भैया तुम्हें टैक्स पे करने की कोई जरूरत नहीं है। और ये जो निगाली सागर का आपका पिलर इंस्क्रिप्शन आता है, ये भी नेपाल के अंदर में लाया करता है। और मतलब अशोक ने यहाँ पर भी एक स्तूप जो है उसको बड़ा करने का आदेश दिया था, जो बिलोंग करता है आपका कनका मुनि। ठीक है। दोनों से पता चलता है कि भैया अशोक वाज डिवोटेड फॉर बुद्धिज्म। अब माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ अ सडन चेंज इन अशोक फेथ इन बुद्धिज्म। क्या ये सही है? तो भैया ये है गलत। क्यों है गलत? माइनर रॉक एडिक्ट फर्स्ट में अशोक का ग्रेजुअल एक्सेप्टेंस पता चलता है, यानी कि वो बुद्धिज्म के प्रति कमिटेड हो रहा है, सडनली नहीं हो रहा है, सडन चेंज नहीं है ना। तो ये हो जाएगा फॉल्स, यानी कि वन ओनली। आगे, अब कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तुम लोगों को भी लगता होगा ना सर, कोई मस्ती मजाक नहीं, कोई बकैती नहीं, बस डायरेक्ट क्वेश्चंस कराए और निकल लिए। स्टार्टिंग में बैच का प्रमोशन किया और पढ़ाया। तो मित्रों, कथा कहानी सुनाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है,
इसलिए मेरी क्लासेस थोड़ी सी बोरिंग लग सकती है, क्योंकि मेरा जो एम रहता है ना वो बस पढ़ाना रहता है। मुझे लगता नहीं है कि सच में मुझे कुछ आपकी बकैती करनी चाहिए। एक एक मिनट आप लोगों का काफी ज्यादा जरूरी है, तो मैं उसके साथ में कोई छिड़खानी नहीं करना चाहता। बाद में बकैती करनी है तो इंस्टाग्राम पे आ ही जाओ। ठीक है, चलो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अकॉर्डिंग टू महावंश, अशोक टर्न टू बुद्धा's धम्म when his nephew Nigroth preached the doctrine to him। अब महावंश जो एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसके हिसाब से कि इसमें मतलब ये बताया गया कि निग्रोध नाम का जो बंदा है, जो अशोक का मतलब नेफ्यू आ जाता है, भांजा आ जाता है, काफी यंग था बंदा। 7-8 साल की उम्र में जो है वो आपका बौद्ध भिक्षु बन गया था। उसने अशोक को बुद्धिज्म की तरफ मोड़ा, बिल्कुल मोड़ा। दिव्य वदन, ये भी एक बुद्धिस्ट टेक्स्ट आता है। ascribes अशोक being drawn to the Buddha's teaching to the influence of समुद्र merchant turned monk। अब दिव्य वदन जो है, इसमें क्या बोलते हैं, इसमें भी निग्रोध की बात की गई है, सॉरी, है ना। इसमें भी आपकी समुद्र नाम के मर्चेंट की बात नहीं की गई है, इसमें भी निग्रोध की बात की गई है। तो ये हो गया है हमारा फॉल्स। उसके बाद दीपवंश स्पीक्स ऑफ समुद्र, अ 12 ईयर ओल्ड सन ऑफ अ मर्चेंट एज अ की फिगर, जिसने अशोक को बुद्धिस्ट धर्म के इन्फ्लुएंस में लेके आया। तो ये वाला सही है, यानी कि 1 and 3 ओनली। फिर the Greek travelers were most impressed by the fertility of India's soil and the energy and ability of our cultivators। बिल्कुल सही है। हमारे कुछ पर्टिकुलर ग्रीक राइटर्स आ जाते हैं, जैसे मेगास्थनीज है, स्ट्रैबो है। इन्होंने एडमायर किया है इंडिया की फर्टिलिटी को, इंडिया की सॉइल की फर्टिलिटी को, हमारे एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी को। तो ये हो गया सही। एंशियंट इंडिया न्यू द यूज ऑफ मैन्योर, बिल्कुल भाई यार, क्यों नहीं होगा। हमारे कुछ टेक्स्ट आते हैं, लाइक अर्थशास्त्र आ गया। एक और टेक्स्ट आता है आपका कृषि पाराशर, ठीक है। और भी बहुत सारी एग्रीकल्चर के ऊपर वर्क आते हैं, जिसमें बताया गया है कि गाय के गोबर यानी कि काउ डंग को ऑयल के केक्स, जो आपके सरसों का तेल निकाला जाता है ना, उससे खल निकलता है। खल बोला जाता है, कई जगह उसको पीना भी बोला जाता है। उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के तौर पे डाला जाता है सॉइल को इनरिच करने के लिए। ठीक है। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं, और सेकंड वाला स्टेटमेंट फर्स्ट को अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है। फिर आ जाते हैं, विच बुद्धिस्ट टेक्स्ट कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द मौर्यन एम्परर अशोक। क्या विनय पत्रिका के बारे में ऐसा है? तो भैया विनय पत्रिका में तो मोनेस्टिक कोड्स के बारे में बताया गया है, रूल्स के बारे में बताया गया, जो बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों को फॉलो करना होता था। ठीक है। सूत पिटक की बात करेंगे, तो इसमें भगवान बुद्ध के जो डिस्कोर्सेज आ जाते हैं, उनके बारे में बताया गया है, जो वचन या बातें उन्होंने कही गई हैं। अभिधम्म पिटक जो है, इसमें फिलोसफिकल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस आ जाता है, यानी कि विनय पिटक और सूत पिटक का कंपोजिशन आते हैं एक फॉर्मुलेस वाले फॉर्म। और महावंश जो मैंने आपको बताया था अभी, जो एक श्रीलंका का बुद्धिस्ट टेक्स्ट है, इसको पाली लैंग्वेज में लिखा गया। इसमें बुद्धिज्म की हिस्ट्री बताई गई है कि कैसे अशोक की लाइफ के बारे में, कैसे बुद्धिज्म में कन्वर्ट हुआ और कैसे धम्म को यहाँ श्रीलंका में फैलाया गया है। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बुद्धिस्ट स्तूप्स इन इंडिया इज नॉट करेक्ट। कौन सा बुद्धिस्ट स्तूपों के बारे में सही नहीं है? तो अशोक प्लेड एन इंपॉर्टेंट रोल इन पॉपुलराइजिंग द स्तूप कल्ट, बिल्कुल भाई। अशोक ने हजारों की संख्या में स्तूपों को बनवाया, तो ये तो सही है। दे वर रिपोजिटरीज ऑफ रेलिक्स ऑफ बुद्ध एंड अदर मॉन्क्स, बिल्कुल। स्तूपों में बेसिकली भगवान जो बुद्ध हैं या बाकी के जो बौद्ध भिक्षु आ जाते हैं, उनके बॉडी पार्ट्स को रखा जाता था। जैसे उनकी शरीरों को जलाने के बाद जो अस्थियां बचती थी, उनको अलग अलग कलश कलश वगैरह जो रहते थे उनमें रख के अलग अलग जगह पूजा करने के लिए रख दिया जाता था। दे वर लोकेटेड इन रूरल एरियाज, ये बिल्कुल गलत है। क्यों? बिकॉज दे वर लोकेटेड क्लोज टू द ट्रेड रूट्स। देखो, स्तूप जनरली बड़ी बड़ी सिटीज के पास बनाए गए, ट्रेड जो बड़े बड़े रूट्स हुआ करते थे वहां पर बनाए गए, ताकि ट्रेवलर्स और ट्रेडर्स वहां विजिट कर सकें, है ना। इसीलिए इनको आइसोलेटेड एरियाज में नहीं बनाया गया। तो ऑप्शन हमारा यही सही रहेगा। अब आगे आता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, द इंस्क्रिप्शन ऑन द पिलर ऑफ रुक्मिणी देई गिव विविड डिटेल्स ऑफ अशोक धम्मा। तो रुक्मिणी देवी पिलर, जिसको मैंने आपके बताया था अभी, कि जो लुम्बिनी यानी कि नेपाल, यानी कि भगवान बुद्ध की जन्म भूमि पर स्थित है, वहां अशोक ने विजिट किया, है ना। और विजिट करने के बाद वहां बोल दिया कि भैया कोई टैक्स किसी को नहीं देना पड़ेगा, उसकी ड्यूज वगैरह कम कर दिए। लेकिन अशोक के धम्म के बारे में ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं है। निगाली सागर इंस्क्रिप्शन रिकॉर्ड्स द फैक्ट ऑफ अशोक हैव विजिटेड द कोनागमना स्तूप। अब निगाली सागर जो इंस्क्रिप्शन है, यहाँ पर तो ऐसा आ जाता है ना। ये जो मैंने बताया था ना, भी कनका मुनि या फिर कोनागमना स्तूप, इसके बारे में, तो ये तो सही है, यानी कि 2 ओनली।
उसके बाद ओनली इंस्क्राइब्ड स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ एम्परर अशोक हैज बीन फाउंड एट, अभी क्वेश्चन किया था हमने, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, कनगनाहल्ली। द फेमस हाथी गुम्फा इंस्क्रिप्शन ऑफ खरावेला, जो चेती डायनेस्टी को बिलोंग करता था, है ना, उसमें मेंशन किया गया है कि 11th ईयर ऑफ हिज रेन, यानी कि खरावेला के 11th रूल के ईयर के रूल में खरावेला ने तमिल स्टेट्स की कन्फेडरेसी को तोड़ा, है ना, तरमरा देश संगठन, जो कि उसके लिए डेंजर था। कितना पुराना ये तमिल स्टेट था उस टाइम पे, कन्फेडरेसी कितना पुराना था। तो देखो हाथी गुम्फा का ये जो पूरा आपका इंस्क्रिप्शन आ जाता है, ये तो बिलोंग करता है 1st सेंचुरी बीसी, ठीक है, यानी कि यहाँ पर उदयगिरी केव्स आ जाती हैं उड़ीसा में। इसमें ये बोला है कि भैया 11वें साल, इसके 11th जो ईयर था, इसमें इसने तमिल स्टेट्स की कन्फेडरेसी को तोड़ा, और ये 113 साल पुरानी कन्फेडरेसी हुआ करती थी। उसके बाद में आते हैं, द नोशन ऑफ किनशिप प्रोजेक्टेड बाय कुषाण रूलर्स इज बेस्ट एविडेंस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग। ये एक इंडो ग्रीक्स का क्वेश्चन है, जो शायद भूला भटका यहाँ आ गया है, लेकिन चलो कर ही लेते हैं, कल की लेक्चर में तो होगा ही होगा, लेकिन यहाँ भी कर लेते हैं। देखो कुषाण रूलर और खासकर कनिष्क जो है, ये खुद को डिवाइन यानी कि दैवीय राजाओं के तौर पे प्रोजेक्ट करते थे, है ना, ये खुद को भगवानों के बराबर बराबर इन द सेंस उनसे आइडेंटिफाई करते थे खुद को, और खुद को डिवाइन या सेमी डिवाइन बताते थे, है ना। और ये सब इनके कॉइन्स और स्कल्पचर्स में खासकर दिख जाता है, जिसमें यूजुअली इनको अलग अलग देवी देवताओं के साथ दिखाते हैं, इसमें ग्रीक भी आ जाते हैं, कुछ हमारे ईरानियन भी आ जाते हैं, और इंडियन यानी कि हिंदू गॉड्स भी आ जाते हैं, ठीक है। आगे आते हैं बुद्धिस्ट स्कल्पचर्स के ऊपर, यानी कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्कल्पचर्स एट सांची इज आर करेक्ट। यहाँ पर शाल भंजिका की बात की जा रही है। शाल भंजिका को इंडिया की मोनालिसा भी बोला जाता है, ठीक है, कई जगह पोर्ट्रे की जाती है। तो इन सम स्कल्पचर्स देयर इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ शाल भंजिका। तो भैया देखो ये है शाल भंजिका। शाल भंजिका एक बहुत ही पॉपुलर मोटिफ है, ठीक है, इंडियन आर्ट में खासकर बुद्धिस्ट स्तूपों पे दिखाई देता है। अब अगर हम सांची के बुद्धिस्ट स्तूप की बात करें मध्य प्रदेश में, तो ये जो तोरण है, तोरण मतलब कि जो गेटवेज होते हैं, है ना, तो ये तोरन पे आपको दिखाई देगी। इसको शाल भंजिका भी कहा जाता है, जो कि एक यक्षी है, यानी कि यक्ष कैटेगरी को बिलोंग करती है। देख रहे हो आप इसको, एक पेड़ के सहारे वो टिकी हुई है ना। अब शाल भंजिका को फर्टिलिटी या फिर एबंडेंस का साइन माना जाता है, ठीक है। द फिगर ऑफ शाल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय अ वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स। तो बिल्कुल जैसा कि आपको दिख रहा है ना, ये जो पुष्प की लता है ना, इसको बोला जाता है गजा लक्ष्मी, ठीक है, गजा लक्ष्मी के नाम से इसको जाना जाता है, यानी कि यहाँ पर गज भी है और आपके पेड़ जो है वो भी है। यानी कि आप इसको ऐसे बोल सकते हो कि लक्ष्मी जो है वो क्या बोलते हैं, जो हाथी है ना, अपने पानी से सूंड से पानी छोड़ के लक्ष्मी को नहला रहे हैं, है ना। और शालगंजिका की बात करें तो उनको एक बहुत ही सुंदर ब्यूटीफुल वुमेन के तौर पे माना जाता है ना, जो इस तरीके से गजलक्ष्मी का जो पुष्प है, जो आपका पेड़ है, उसको लेके झुकी जा रही है। अब इस सेंसुअस पोज को बोला जाता है त्रिभंग। आपने भगवान कृष्ण को भी देखा होगा बांसुरी में, है ना, कुछ इस प्रकार से आपका साइन रहता है, तो ये तीन कोणों पे डिपेंडेंट रहता है, इसको त्रिभंग बोला जाता है, ठीक है। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैं मैं गलती कर गया, मतलब बाकी मैंने सही बताया है, बट एक चीज में गलती कर गया। वो गलती ये है कि द फिगर ऑफ शाल भंजिका इज रिप्रेजेंटेड बाय वुमेन सराउंडेड बाय लोटसेस एंड एलिफेंट्स। नहीं 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 नहीं, जो शाल भंजिका है इसमें एलिफेंट्स तो दिखाई देते हैं, बट इसमें लोटस नहीं दिखाई देता, माय बैड, लोटस तो आपका लक्ष्मी जी के साथ आ जाता है ना, तो ये गलत हो जाएगा, मतलब शाल भंजिका के बाकी सारे फैक्ट सही थे, बट लोटसेस नहीं आते हैं यहाँ, ठीक है, माय बैड। तीसरा था शाल भंजिका मोटिव वाज नॉट डायरेक्टली इंस्पायर्ड बाय द बुद्धिस्ट आइडियाज। तो ये बिल्कुल सही है, शाल भंजिका जो है वो बुद्धिज्म से पहले से आ जाती है ना। यक्ष या यक्षिनी जिनकी हम बात करते हैं, ये फर्टिलिटी कल्ट्स को बिलोंग करते हैं, जो कि उनसे बहुत पहले वैदिक एरा से चले आ रहे हैं, है ना। तो तंत्रिज्म से भी रिलेटेड आ जाते हैं, तो ये उससे रिलेटेड नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड ऑन। आगे आते हैं इन द गांधार स्कूल ऑफ आर्ट, है ना, इनिशियली ब्लू शिस्ट और ग्रीन फ्लाइट टाइप की जो रॉक्स हैं वो यूज की जाती थी। व्हेन डिड स्टुको completely replace stone as a main material used by the गांधार स्कूल sculptors। देखो अर्ली गांधार आर्ट जो 1st और 2nd सेंचुरी बीसी को बिलोंग करती है, वो इस तरह का ब्लू शिस्ट का पत्थर यूज करते थे, ग्रीन फ्लैट का भी करते थे इस तरह की कार्विंग्स बनाने के लिए। लेकिन 3rd सेंचुरी सी ऑनवर्ड जब कुशान्स का राइज हुआ,
है ना। बाकी के जो आपके रूलर्स आए, तब स्टुको, स्टुको क्या रहता है, लाइम का जो प्लास्टर होता है उसको मिक्स किया जाता है दूसरे मटेरियल्स के साथ, ये थोड़ा डोमिनेंट मीडियम बन गया। यानी कि स्टुको से आप ज्यादा फास्टर, ज्यादा फ्लेक्सिबल और ज्यादा बड़े स्कल्पचर्स बना सकते थे एज कम्पेयर टू स्टोन। इसको ज्यादा यूज किया जाने लगा मोनेस्ट्रीज में और स्तूप वगैरह में। तो 3rd सेंचुरी से ही तक आपका उसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया था गांधार स्कूल ऑफ आर्ट में बाकी सारे मटेरियल्स। अब आगे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रूलर्स वर आइडेंटिफाई थ्रू मेट्रोनॉमिक्स। मेट्रोनॉमिक्स का मतलब होता है कि माँ से लिया हुआ नाम, जैसे गंगा पुत्र भीष्म, है ना, कुंती पुत्र अर्जुन। हमेशा हमेशा हमारे यहाँ मतलब यही ट्रेडिशन रहा। लेकिन हम थोड़ा सा एशियंट इंडिया के थोड़ा सा लेटर फेज की बात करें, तो यहाँ पर सातवाहन आ जाता। गौतमी पुत्र शतकिरणी, नाम सुना होगा। ये सारे के सारे नाम आपके यहाँ से डिराइव हो जाते हैं। अब उसके बाद, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट टेक्स्ट। इनमें से अर्लीस्ट टेक्स्ट कौन सा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सबसे पहले नाट्य शास्त्र बाय भरत, तो इसको लिखा गया है 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी सी तक। ठीक है। उसके बाद सुश्रुत संहिता की बात करते हैं, तो ये आया है आपका 3rd 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है। यानी कि ये सर्जरी के ऊपर एक टेक्स्ट आ जाता है। नाट्य शास्त्र तो पता ही चल रहा है आपको। अष्टाध्यायी की बात करते हैं, तो अष्टाध्यायी को पाणिनि जो है, उन्होंने इसकी रचना की थी 5th से 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। ठीक है। संस्कृत ग्रामर का टेक्स्ट है भाई ये। और उसके बाद आता भाई हमारा मनुस्मृति, यानी कि मनु के कानून। तो ये आपके आ जाते हैं 2nd सेंचुरी बीसी से लेके 2nd सेंचुरी सी तक। तो भैया सबसे ज्यादा पुराना इसमें से कौन सा हुआ। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर तो आपका जो है, एक मिनट, यार मैं ये बीसी वगैरह में कंफ्यूज हो जाता हूँ बहुत ज्यादा। मेरे ख्याल से अष्टाधाई सबसे ज्यादा पुराना होना चाहिए। आप लोग कैलकुलेट कर लेना भाई, थोड़ा सा रिस्क रिस्क मत लेना इस पे। मुझे सोचने दो यार। हाँ शायद वही है। देख लेना, मैंने आपको डेट्स बता दी है। नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द ग्रामरियन कात्यायन इज करेक्ट। कात्यायन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ पानिनी, तो अभी बताया था पानिनी ने लिखी है अष्टाधाई। 5th से लेके 4th सेंचुरी सी के आसपास एग्जिस्ट करते थे। संस्कृत ग्रामर के ऊपर टेक्स्ट लिखा। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ, क्या बोलते हैं, नहीं हाँ, तो पानिनी हमारे सबसे पहले आ गए ना, पानिनी सबसे पहले आ गए। ही वॉज अ कंटेम्परेरी ऑफ पतंजलि, तो पतंजलि आपके आते हैं 2nd सेंचुरी बीसी के आसपास। इन्होंने लिखा है महाभाष्य, है ना। और उसके साथ साथ पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री है महाभाष्य। ठीक है। और कात्यायन की वर्तिका जो है उसके ऊपर भी इन्होंने लिखा है। तो ऑब्वियस सी बात है पतंजलि जो है वो थोड़े से बाद में आ जाएंगे। मतलब उन्होंने पाणिनि के ऊपर भी लिखा है, उन्होंने कात्यायन की जो वर्तिकास हैं, ठीक है, कात्यायन ने वर्तिकास लिखी है, इनके ऊपर भी कमेंट्रीज की है। तो ऑब्वियस सी बात है बाद में ही आएंगे। और तो कंटेम्पररी ऑफ पतंजलि नहीं हो सकते, कंटेम्पररी ऑफ पाणिनि नहीं हो सकते। और ही बिलोंग्ड टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि। बिटवीन वाला भी नहीं आना चाहिए। ठीक है। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ कात्यायन की बात हो रही है ना, सॉरी सॉरी, कात्यायन की बात हो रही है, तो कात्यायन तो बिटवीन ही आएंगे। क्योंकि पतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर कमेंट्री लिखी है, और उसके साथ साथ कात्यायन की जो वर्तिका है उसके ऊपर भी कमेंट्री लिखी है। तो ऑब्वियस सी बात है कि वो उनके लेटर पीरियड में आ जाएंगे। तो कात्यायन इन दोनों के बीच में बिलोंग करते हैं। तो ही बिलोंग टू अ पीरियड बिटवीन पाणिनि एंड पतंजलि। भाई बड़ा कंफ्यूजिंग हो जाता है। चलो, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द लिटरेरी लैंग्वेज अप्रभंश। अप्रभंश का मतलब क्या होता है। अप्रभंश, इसका मतलब होता है कोई भी चीज जो बिगड़ जाती है, जो करप्ट हो जाती है ना। या फिर जो एक नॉन स्टैंडर्ड स्पीच होता है, इसको बोला जाता है। यानी कि प्राकृत जो लैंग्वेज हमारी स्टार्टिंग में थी, इसका जब स्वरूप बिगड़ गया तो ये अपभ्रंश में बदल गई, है ना। अराउंड 6th सेंचुरी सी के आसपास ये लिटरेरी फॉर्म्स में पहचानी जाने लगी। पहले इसको सिर्फ बोला जाता था, बट इट अपीयर्ड इन रिकॉग्नाइजेबल फॉर्म्स बाय द 6th सेंचुरी। अब इसको लिखा भी जाने लगा। जैसे हमारे बहुत सारे पोइट्स आते हैं, एक तो आते हैं स्वयं भूदेव, स्वयं भूदेव, ठीक है, इन्होंने इसको लिखा है 8th सेंचुरी के आसपास। हेमचंद्र आते हैं, उन्होंने भी 12th सेंचुरी के आसपास इसको लिखा है।
मतलब कि यहीं से फिर हमारा जो इंडो आर्यन लैंग्वेजेस है, हिंदी है, गुजराती है, राजस्थानी है, ये सब स्टार्ट हुई। तो ये सही है। इट डेवलप्ड आउट ऑफ मिक्सचर्स ऑफ रीजनल वर्नाकुलर्स विद प्राकृत एंड संस्कृत, बिल्कुल सही। कि अपभ्रंश लैंग्वेज जो है वो रीजनल जो बोलियां थी आपकी, जिसमें प्राकृत और संस्कृत का पूरा पूरा प्रभाव रहा है, उससे डेवलप हुई है। यानी कि इसको एक ब्रिज के तौर पे माना जाता है। यानी कि जो इंडो आर्यन हमारी लैंग्वेज थी, यानी कि जो प्राकृत थी, वहां से जो नई वाली इंडो आर्यन है, जो अभी रीजनल लैंग्वेजेस बताई मैंने आपको, गुजराती, क्या नाम है, राजस्थानी और बाकी सब, इनके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो बोथ वन एंड। अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस जो कि संगम एज के बारे में है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द मदुरई, जो कि कैपिटल सिटी है, पंड्या किंगडम की थी मतलब। इट हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन मदुरई कांची ऐसा लार्ज ग्रैंड सिटी, जो कि दीवालों से घिरी हुई है तीन तरफ। ठीक है, ऐसे। और चौथी तरफ आपका वैगई रिवर जो है वो फ्लो करती है। क्या ये सही है? तो देखो मित्रों, बिल्कुल सही है ना। मदुरई कांची में इसको एक बड़ा सिटी बताई गई है, तीन तरफ से दीवारें हैं, किलेबंदी है, और चौथी तरफ से जो है वो आपका वैगई आता है। अब ये जो मदुरई कांची है ना, ये एक संगम पोयम आ जाती है, जिसमें मदुरई की प्रोस्पेरिटी, किलेबंदी यानी कि फोर्टिफिकेशन, और उसकी लोकेशन के बारे में बताया गया। अब अर्थशास्त्र मेंशन इट एज अ सेंटर ऑफ द फाइन कॉटन टेक्सटाइल, तो ये आ जाता है गलत। कौटिल्य की अर्थशास्त्र आ जाती है 4th सेंचुरी बीसी के आसपास। ये डायरेक्टली मदुरई के बारे में नहीं बताता है। हालांकि जो कॉटन टेक्सटाइल्स है तमिल एरिया के, ये संगम लिटरेचर में अच्छे से डिस्क्राइब किए गए। कुछ हमारे रोमन जो ट्रेड सोर्सेज हैं, जैसे कि आपके पेरिप्लस की एक बुक है, ठीक है, प्लाइनी की कुछ रेफरेंसेस हैं, उनमें पता चलता है। अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब इट एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर, तो ये बिल्कुल सही है। क्राफ्ट, ट्रेड और कल्चर के मेजर सेंटर के तौर पे इसको कंसिडर किया जाता है। मतलब 1 and 3, भाई 1 and 3 होना चाहिए हमारा। फर्स्ट तो सही है, थर्ड भी सही है यार, ये कैसा मतलब कैच है? एक सेकंड, एक सेकंड। अदर लिटरेरी सोर्सेज डिस्क्राइब्ड एज अ मेजर क्राफ्ट सेंटर, ये भी बिल्कुल सही है। इसको मदुरई कांची में बताया गया है। तो सेकंड वाले पे फिर हमें बैठ लेना पड़ेगा भाई, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड तो देखो सही है, और फर्स्ट और थर्ड वाला कोई ऑप्शन नहीं है। तो अर्थशास्त्र में हो सकता है कि इसको फाइन कॉटन टेक्सटाइल के बारे में बोला गया हो। तो ऑब्वियस सी बात है, फिर हम इसको सही करेंगे, क्योंकि हमें ऑप्शन के हिसाब से चलना पड़ेगा, ऑप्शन जो है वो हमें छोड़ने नहीं पड़ेंगे। ठीक है, चलो। अब आगे बात करते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। ठीक है, द बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट रिटन इन द गथा लैंग्वेज, जहां से हमारी मराठी लैंग्वेज स्टार्ट हुई है, आ रिफाइंड वर्जन है ओल्ड प्राकृत का, यूजिंग द शारदा स्क्रिप्ट, डील्स विद टॉपिक्स सच एज फ्रैक्शन, स्क्वायर रूट्स, अर्थमेटिक, ज्योमेट्रिक एंड प्रोग्रेशंस। तो बख्शाली मैन्युस्क्रिप्ट आपकी बिलोंग करती है 3rd से 7th सेंचुरी सी के आसपास। इसमें मैथमेटिकल टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, जिनकी हमने बात अभी करी है, तो ये भी सही होगा। इन द फील्ड ऑफ ज्योमेट्री, आर्यभट्ट डिस्क्राइब्स द वेरियस प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल, बहुत एक्यूरेट वैल्यू भी दी है पाई की 4 डेसिमल प्लेसेस तक। तो देखो भैया, ये हमने आर्यभट्ट के बाकी सारे चीजों के बारे में बताया, तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, साइन फंक्शंस, एस्ट्रोनॉमी में क्या यूजेस होते हैं, ट्रिग्नोमेट्री वगैरह, ये सब कुछ उन्होंने बताया। उसके बाद शरारंग धारा संहिता इज एन इम्पोर्टेंट टेक्स्ट ऑन पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ एंशियंट इंडिया, तो ये आ जाएगा गलत। तो शरारंग धारा संहिता जो है, ये 13th सेंचुरी का आयुर्वेदिक टेक्स्ट आ जाता है, मेडिसिन के ऊपर, पॉलिटिक्स से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड आर करेक्ट। आगे, अब आ जाता है भैया हमारा प्रॉपर गुप्त पीरियड, मेरे ख्याल से गुप्त पीरियड ही आता है। वेयर इज द फेमस गुप्त पीरियड, देवगढ़ टेम्पल सिचुएटेड। तो भैया देखो, देवगढ़ टेम्पल सिचुएटेड कहाँ पर है? कहाँ कहाँ देखो, हाँ, ये नागर स्टाइल के टेम्पल बनाए गए थे। इसमें भगवान विष्णु गर्भ देव के तौर पे आ जाते हैं, मतलब जिसको गर्भगृह में रखा जाता है देवी देवता के तौर पे। तो इसमें नर नारायण मंदिर आ जाता है, आपका दशावतार टेम्पल आ जाता है, देवगढ़ इन झांसी, दैट इज इन यूपी। अब तोलाकप्पियम इज, हो खत्म नहीं हुआ भाई, बीच में ये फिर मैंने कैसे डाल दिया, गलती से आ गया सर। वही मैं सोचा था, इतने कम क्वेश्चन थोड़ी होंगे संगम के। द तोलाकप्पियम इज, तोलाकप्पियम जो है वो किसका वर्क है? तोलाकप्पियम आपका, देखो यहाँ पर देखोगे आपके संगम के बारे में मैंने बताया गया है, सेकंड संगम, जिसमें बहुत सारे पोइट्स आए, बहुत सारा लिटरेचर बनाया गया। बस इसमें तोलाकप्पियम, दैट इज द अर्ली तमिल ग्रामर हैज सर्वाइव। तो तोलाकप्पियम है द वर्क ऑफ ग्रामर।
लिस्ट वन, लिस्ट टू, लिटरेरी वर्क, और कौन सा आता है ऑथर। यानी कि सबसे पहले हमारे पास में आती है दूत घटोत्कच। तो दूत घटोत्कच आपकी लिखी है किसने, किसने किसने? भट्टी ने लिखी है, रावण वध। यानी कि ये हो गया आपका। ठीक है। उसके बाद ऊपर चलेंगे तो भाष, भाष ने क्या लिखा है? मध्यम अवयोग लिखी है, दूत घटोत्कच। हाँ भाई, भाष ने दूत घटोत्कच लिखी है। ठीक है। उसके बाद आते हैं विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम लिखी है। लेकिन विशाखादत्त है ही नहीं, हमारे पास है शूद्रक और भारवी। भारवी ने लिखा है किरात अर्जुनिया। ठीक है, तो ये भारवी हो गया। और उसके बाद में आ जाता है भैया हमारा शूद्रक ने लिखी है मृच्छकटिकम। तो ये हो गए शूद्र। आगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द वर्क ऑफ अश्वघोष? अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र लिखी है। भगवान बुद्ध के ऊपर एक बहुत बड़ी पोयम है ये। ठीक है। सौंदर्यनंद लिखी है। ये भी भगवान बुद्ध के जो सौतेले भाई आ जाते हैं नंद, उनके कन्वर्जन के बारे में बताया गया है। सरिपुत्र, पुत्र सॉरी सरिपुत्र प्रकरण, ये जो है, ये भी उन्हीं के द्वारा लिखा गया है और भगवान बुद्ध और बुद्धिज्म के बारे में है, तो ये भी ऑप्शन आ जाएगा। मंजूश्री मूल कल्प जो है, ये अश्वघोष ने नहीं लिखी है। ये बेसिकली आपका एक वज्रयान का बुद्धिस्ट टेक्स्ट 8th सेंचुरी के आसपास आ जाता है। अब उसके बाद आते हैं भाई हम लोग, द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन द, ये थोड़ा कंफ्यूजिंग आ जाता है क्योंकि भक्त प्रहलाद की जो कथा है वो भागवत पुराण में भी काफी प्रोमिनेंटली कवर की गई है, विष्णु पुराण में भी कवर की गई है। दोनों टेक्स्ट जो है वो इनके स्टोरी के बारे में बताते हैं। अब जो भगवत पुराण है, इसमें भगवान विष्णु से रिलेटेड पर्टिकुलर टीचिंग्स आ जाती है। ठीक है, भगवान विष्णु से रिलेटेड। और विष्णु पुराण जो है, इसमें बेसिकली भगवान विष्णु के सर्वत्र व्यापी होने के प्रमाण दिए गए हैं। उनके अवतार जो हैं उन सबको अच्छे से डिस्क्राइब किया गया है ना। तो दोनों में मतलब ये चीजें बताई गई हैं, बट मेरे ख्याल से फर्स्ट मेंशन आपका भगवत पुराण जो है उसमें मिलता है, तो हम भगवत पुराण को ही चूज करेंगे। आगे आते हैं, वो अमंग द फॉलोइंग एंशिएंट इंडियन किंग्स वाज प्रेज्ड इन हिज ग्लोइंग टर्म्स इन द प्रयाग प्रशस्ति? प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को बोला गया था। अलाहाबाद इंस्क्रिप्शन या प्रयाग प्रशस्ति में इसकी विक्टरीज के बारे में बताया गया था, जो उनके कोर्ट पोइट हरिसेन ने कंपोज की थी। तो समुद्रगुप्त आ गया। आगे, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट पतंजलि महाभाष्य। इसमें कौटिल्य के बारे में मेंशन है, तो महाभाष्य में कौटिल्य यानी कि चाणक्य के बारे में मेंशन बिल्कुल आ जाता है। इससे पतंजलि के वर्क्स की हम डेटिंग कर सकते हैं। इट्स अ बुक ऑन ग्रामर एंड रेफर्स टू हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज ओनली इंसिडेंटली, ये भी बिल्कुल सही है। ग्रामर का वर्क है, अगर हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज के बारे में बताया गया है तो वो कोइंसिडेंटली आ जाता है। ये बेसिकली पाणिनि की अष्टाध्यायी जो है उसके ऊपर एक कमेंट्री है। कात्यायन की जो वर्तिकाकारा है उसके ऊपर कमेंट्री है। पिंगल की छंद शास्त्र है उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा गया है। इसमें पुष्यमित्र शुंग हो गए, कौटिल्य हो गए, ये सब के बारे में मेंशन तो है, बट वो जानबूझ के नहीं लिखा गया है, वो आपका कोइंसिडेंटली आ जाता है। आगे बात करेंगे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज एन इंपॉर्टेंट पंड्या पोर्ट सेलिब्रेटेड फॉर इट्स पर्ल्स इन संगम पोएम्स एंड ग्रीक अकाउंट? देखो, पंड्यास के पास में कोरकई का जो पोर्ट था वो इनका सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट आ जाता। ठीक है, पंड्यास के पास वाला इनके तो यही जो आपका पोर्ट था ना, यही सबसे ज्यादा फेमस था इनका। और मतलब कि इसी में पर्ल्स के बारे में, बाकी सारी चीजों के बारे में बताया गया। अब मुचिरीरी की बात करते हैं, तो मुचिरीरी वाला जो पोर्ट है, ये इसको मुजिरीस के नाम से भी जाना जाता है। ये आ जाता है थोड़ा यहाँ चेरास के पास में। ठीक है। पोहार की बात करते हैं, तो पोहार आपका चोलास के पास में आता है, थोड़ा ऊपर के यहाँ पास में आना चाहिए पोहार। ये चोलास के पास में आ जाता है। ठीक है। और अरिकामेडु की बात करें तो ये थोड़ा सा और ऊपर आएगा आपका पौंडीचेरी के आसपास। आगे बात करते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट गुप्ता कॉइन्स इज नॉट करेक्ट? गुप्त कॉइन्स इशूड, किंग्स इशूड लार्ज नंबर ऑफ गोल्ड कॉइन्स नोन एज दिनार। तो ये तो बिल्कुल सही है, दिनार उन्होंने इशू किए थे, ये सही है। चंद्रगुप्त सेकंड, कुमारगुप्त फर्स्ट, स्कंदगुप्त और बुद्धगुप्त इशूड सिल्वर कॉइन्स, जिनको बोला जाता था रुपक्यास। ठीक है, रुपयाक्यास या जो भी है, ये भी सही है। कॉपर कॉइन्स बहुत कम इशू किए गए। द ऑब्जर्वेस ऑफ कॉइन्स आर कार्व्ड विद द इमेजेस ऑफ किंग्स एंड ऑन द रिवर्स आर कार्व्ड deities एंड द लार्ज नंबर ऑफ कॉइन्स इशूड बाय द गुप्त वर ऑफ कॉपर, ये टोटली गलत आ जाता है। अभी हमने देखा था कि भैया सिल्वर कॉइन्स तो ठीक ठाक थे, लेकिन कॉपर कॉइन्स बहुत कम थे। और इन कॉइन्स के ऑब्जर्वेस पे क्या रहता था, एक साइड आपका राजा रहते थे, दूसरी तरफ आपके देवी देवता रहते थे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर।
फिर आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द फेमस टेक्स्ट ऑफ पंचतंत्र इज करेक्ट। पंचतंत्र में कथा कहानियां बताई गई हैं, स्टोरीज बताई गई हैं। इसमें जानवरों को कैरेक्टर्स के तौर पे लिया जाता था, इंसानों को भी लिया जाता था, और एक ह्यूमरस वे में, एक डूज या डोंट्स वाले जो आपका तरीका रहता है उसके वे में लोगों को बताया गया है कि भैया क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इलस्ट्रेशन वाला वे फॉलो किया गया है, क्या व्हाट शुड एंड व्हाट शुड नॉट बी डन। इसको विष्णु शर्मा जो है उन्होंने रचा था। अब आते हैं, अकॉर्डिंग टू द तमिल संगम टेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग वर द लार्ज लैंड ओनर्स। कौन थे भैया? तो वेलालार्स जो हैं वो लार्ज लैंड ओनर्स थे। तो भैया वहावार्स क्या आ जाते हैं? ये आपके खेती करने वाले प्लॉमैन आ जाते हैं। ठीक है। अडिमडाइज की बात करेंगे, अडिमडाई और उसके साथ में एक और आते हैं कडाई सेयार, ये लैंडलेस लेबर हुआ करते थे। ठीक है। गहापतीज या ग्रहपति की बात करेंगे तो ये छोटे छोटे लैंड ओनर्स हुआ करते थे। ठीक है। और कौन रह गया भैया आपका? हाँ यही है। In the first century AD, which among the following was not a major item of Indian exports to Rome? मतलब हम रोम को क्या नहीं भेजते थे? पेपर, बिल्कुल। काली मिर्च, खासकर मालाबार से, बहुत फेमस था। स्पाइनक आर्ट, इसको नाट भी बोला जाता है, ये एक जड़ी बूटी टाइप की आ जाती है, रोम में बहुत वैल्यू किया जाता है इसका, हिमालय से ऑब्टेन की जाती है। टॉर्टोइस शेल, इसको भी यूज किया जाता था, लग्जरी आइटम्स के लिए एक्सपोर्ट किया जाता था। लेकिन नटमग, यानी कि जिसको हम बोलते हैं जायफल, ठीक है, ये इंडोनेशिया में होता है, बेंडा आइलैंड होते हैं वहां पे। तो ये हम लोग तो इसको मतलब एक्सपोर्ट कर ही नहीं सकते। तो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। नाउ, हु वाज और वर द 10th सेंचुरी कंपोजर ऑफ द नालायरा दिव्य प्रबंधम? तो देखो, सेक्ट के बेसिस पे बात करें तो उसके बेसिस पे आ जाते हैं आपके अलवर्स। लेकिन स्पेसिफिक की बात करें तो इसको कंपाइल किया गया था नाथ मुनि के द्वारा। 9th 10th सेंचुरी के बीच में 4000 तमिल वर्सेस आ जाती हैं, जो टोटल 12 अलवर संत जो भगवान शिव की पूजा करते हैं, सॉरी, अलवर, सॉरी सॉरी सॉरी, भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, ठीक है, उनके द्वारा कंपाइल की गई थी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द फीचर्स ऑफ द ब्रह्मदेय ग्रांट्स ड्यूरिंग 600 टू 1200 एडी? ब्रह्मदेय, इसका क्या मतलब होता है? ब्रह्मदेय यानी कि जो ब्राह्मण को दिया जाना है ना। इसमें देयर क्रिएशन मेंट आर रिनाउंसिएशन ऑफ एक्चुअल और पोटेंशियल सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू बाय द स्टेट। कोई भी जमीन का टुकड़ा अपने ब्राह्मण को दे दिया है तो उससे आप क्या करोगे? अब आप उससे रेवेन्यू नहीं लोगे, है ना। रूलर्स जब भी ब्राह्मण्स को इस तरीके की जमीन का टुकड़ा जो देते थे तो वो रेवेन्यू वगैरह वहां से नहीं लेते थे। मतलब स्टेट ट्रेजरी का एक्चुअल और पोटेंशियल जो सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू है, दोनों खत्म हो चुके हैं, क्योंकि ब्राह्मण इसका आपका टैक्सेस उनसे नहीं लिया जाता। तो बिल्कुल सही है। These grants could vary from a small plot to several villages, ये भी बिल्कुल सही है, छोटे छोटे प्लॉट्स भी दिए जाते थे और पूरे बड़े बड़े गांव जो है वो भी दिए जाते थे। ठीक है। मोस्ट ग्रांट्स वर मेड इन अनसेटल्ड एरियाज, तो ब्रह्मदेव ग्रांट जो है मतलब कई सारे अनसेटल्ड फॉरेस्टेड या अनकल्टिवेटेड रीजन्स में दिए जाते थे, है ना। इससे क्या होता था कि उन एरियाज में आपका एग्रीकल्चर वगैरह इनिशिएट किया जाता था, बढ़ाया जाता था, कल्चरली एक्सपेंड किया जाता था, है ना। संस्कृत को फैलाना हो गया, ब्राह्मणिकल रिचुअल्स को फैलाना हो गया, ये सब चीजें इसमें रहती थी। प्लस ट्राइबल और रूरल एरियाज को स्टेट के साथ में मिलाया भी जाता था। तो 1 2 3 हो गया इसमें। आगे, हु इज द ऑथर ऑफ मनी मेकलाई? मनी मेकलाई एक आपकी एपिक तमिल और बुद्धिस्ट पोयम आ जाती है। इसको किसने लिखा था? इसको लिखा था सीथलाई सथनार ने। ठीक है। अब ये एक बुद्धिस्ट पोइट थे और उसके साथ साथ एक मर्चेंट भी थे, जिन्होंने तमिल लिटरेचर के में काफी सारे काम धाम किए। ठीक है। मनी मेकलाई शिल्पाधिकारम का एक क्या नाम है, सीक्वेल आ जाता है, अभी बताता हूँ मैं आपको उसके बारे में। ठीक है। अब जैसे एक और चीज कर लेते हैं भैया, पहले आपका टाइप ऑफ लैंड और मीनिंग। उर्वर, उर्वर तो हम सबको पता है, उर्वर का मतलब होता है उपजाऊ जमीन, फर्टाइल लैंड। मरु यानी कि मरुस्थली, यानी कि डेजर्ट लैंड। नदी मातृका यानी कि लैंड जिसपे पानी के द्वारा वाटर आता, वो सॉरी, रिवर के द्वारा वाटर आता हो। और देव मातृका मतलब जिसमें पानी बारिश से आता। of which 12th century Sanskrit scholar was first responsible for the compilation of निबंध और डाइजेस्ट ऑफ एपिक एंड पुराणिक टेक्स्ट? तो हर्ष, यार ये तो हर्षवर्धन आते हैं, 7th सेंचुरी रूलर, ये तो नहीं है। ठीक है। गोविंद चंद्र, ये कन्नौज के रूलर, गढ़वाल डायनेस्टी के रूलर, ये भी नहीं आते। लक्ष्मीधरा, भैया ये मिनिस्टर थे गोविंद चंद्र के कोर्ट में, है ना। इन्होंने ही इसकी मतलब इसको रचा था
तो ये ऑप्शन आ गया हमारा सही। और कालिदास तो क्लासिकल संस्कृत पोइट आ जाते हैं 4th 5th सेंचुरी के आसपास। अभी आगे शिल्पाधिकारम कि विच रिवर इज प्रेस्ड इन 6th सेंचुरी तमिल एपिक शिल्पाधिकारम। तो भैया शिल्पाधिकारम के जो राइटर थे इनका नाम आता है एलेंगो अडिगल। ठीक है, इसको वन ऑफ द ग्रेटेस्ट तमिल एपिक्स माना जाता है। एक आपकी लेडी थी, उसका नाम था कन्नगी, उसका हस्बैंड था कोवलन। ये कहीं दूर से आए थे मदुरई में बसने के लिए, है ना। यहाँ पर काफी स्ट्रगल किया, लेकिन कोवलन जो है ये पड़ गया माधवी नाम की एक नृत्यांगना के चक्कर। एक दिन इनको पैसों की जरूरत थी, तो कन्नगी ने अपनी दो चूड़ामणि जो है, एक चूड़ामणि जो है अपने इस हाथ में पहना था, वो दिया कोवलन को और बोला कि जाके बेचा। उसी वक्त जो राजा की रानी थी, उसका भी चूड़ामणि आपका जो है वो खो गया था। ठीक है, उसको लगा कि भैया चोरों ने चोरी कर लिया या फिर जो भी था। तो राजा ने मुनादी करवा दी पूरे शहर में कि भैया जहां भी इस तरह का चूड़ामणि दिखे उसको पकड़ लाओ या मार डालो। अब कोवलन गया सुनार के पास, सुनार ने सैनिकों को खबर कर दी, सैनिक आए और राजा ने तुरंत मृत्युदंड दे दिया और वो मर गया। कन्या की गुस्से में पहुंची राजा के पास और उसने राजा को बोला कि भाई तुमने कैसे मेरे पति को मार दिया, तुम तो राजा हो, तुम तो सबके प्रजा पालक हो, तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? राजा ने बोला कि उसने चोरी की थी। तो कन्नगी ने अपना चूड़ामणि दूसरे हाथ से उतारा, उसको दिखाया और बोला कि भैया एक तुम्हारे वाले में मोती थे, मेरे वाले में रूबी है। उसने अपनी चूड़ामणि फेंकी, उसमें से रूबी ही रूबी निकले। राजा का हृदय धक्क रह गया। कन्नगी ने उसको दिया श्राप और पूरी मदुरई जो है वो जलने लगी। बाद में राजा ने सुसाइड वगैरह कर लिया। काफी बड़ी अच्छी खासी पोयम आ जाती है ना। तो यहाँ पर कावेरी रिवर के बारे में बात की गई है। अब ये जो मनी मेकलाई है ना, ये मनी मेकलाई आपकी स्टोरी आ जाती है इनकी बेटी की। ठीक है, इसमें जो कोवलन और माधवी, कन्नगी के साथ नहीं, कोवलन और माधवी की जो बेटी हुई ना, उसका कन्वर्जन कैसे हुआ बुद्धिज्म या जैनिज्म में, आई गेस उसके बारे में बताया है। चलो ठीक। अब आगे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द गुप्त पीरियड इन इंडियन हिस्ट्री इज नॉट करेक्ट। तो संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर आफ्टर सेंचुरीज ऑफ एवोल्यूशन रीच्ड व्हाट हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ लेवल ऑफ क्लासिकल एक्सीलेंस थ्रू रॉयल पैट्रोनेज। यानी कि राज्य के संरक्षण से संस्कृत लैंग्वेज एकदम टॉप मोस्ट लेवल पे पहुंच गई। तो बिल्कुल सही, गुप्त एज को गोल्डन एज कहा जाता है संस्कृत लिटरेचर का, जिसमें कालिदास, विशाख दत्त जैसे बड़े बड़े कवि हुए हैं, राइटर्स हुए हैं। The status of women was redefined. They were entitled to formal education, और इसलिए वुमेन टीचर्स भी थी, फिलोसफर्स और डॉक्टर्स भी थे। अर्ली मैरिज प्रोहिबिट कर दी गई थी कानून के द्वारा, और उनको राइट टू प्रॉपर्टी था। ये बिल्कुल आ जाता है गलत। यानी कि रियलिटी में वुमेन का स्टेटस थोड़ा कम हो चुका था। अर्ली मैरिज, प्यूबर्टी तक उनका विवाह कर दिया जाता था। लीगल प्रोहिबिशन के बारे में तो कुछ ऐसा नहीं बताया है कि वो धन वगैरह नहीं ले सकते। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा हो जाएगा बिल्कुल सही। और बाकी स्टेटमेंट दोनों सही है कि डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी वाज इंपैक्टेड बाय इंक्रीज्ड ग्रांट्स ऑफ लैंड एंड विलेजेस विद फिजिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज टू प्रीस्ट एंड टेम्पल। यानी कि प्रीस्ट और टेम्पल को फिजिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इम्यूनिटीज दी जाती थी। डिसेंट्रलाइजेशन बढ़ चुका था, गांव के लेवल पे लोगों को ज्यादा पावर्स मिल चुकी थी। लैंड ग्रांट पेव्ड द वे फॉर फ्यूडल डेवलपमेंट्स, क्योंकि लोगों को जमीन दी जाने लगी तो कई सारे जमींदार जो है वो आपके उठने लगे, है ना। इसकी वजह से क्या हुआ कि पेजेंट्री जो है, जो लोग हैं, उनके अंदर थोड़ा सा डिप्रेशन आ रहा है। डिप्रेशन भाई हर युग में रहा। द एपिक शिल्पाधिकारम रेफर्स टू, तो शिल्पाधिकारम में जैन एलिमेंट सबसे ज्यादा आते हैं। बुद्धिज्म एलिमेंट जो है वो भी आपके काफी ज्यादा आ जाते हैं। तो जैन एलिमेंट्स इन द स्टोरी लाइन को हम मान सकते हैं। अगेन टर्म एंड द मीनिंग, ये बेसिकली संगम एज के हमारे कुछ टर्म हैं। ठीक है, कुछ रीजन्स हैं, रीजन्स को तिनाई के नाम से बुलाया जाता है और उनकी मीनिंग्स हैं। जैसे कुरिंची, कुरिंची आपका माउंटेनियस रीजन आता है। पलाई आपका एरिड रीजन आ जाता है, खासकर कोस्ट के आसपास वाला। नेटल आपका समुद्र वाला इलाका, यानी कि सी शोर, सॉरी, पलाई आपका एरिड रीजन आता है, थोड़ा डेजर्ट वाला। और मुलई आपका आता है पास्टरल रीजन। Which one among the following was not an attribute of समुद्रगुप्त described in the प्रयाग प्रशस्ति? तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को अकम्प्लिश्ड स्कल्प्टर के तौर पे कंसिडर नहीं किया गया। बाकी शार्प और पॉलिश्ड इंटेलेक्ट, एक वॉरियर भी है, पोइटिकल टैलेंट भी है, वीणा बजाता है, तो फाइन म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस के तौर पे भी जाना जाता है। उसके बाद आता है कमांडक की नीति सार इज अ कंट्रीब्यूशन टू। तो कमांडक की जो नीति सार है, वो उसके अंदर वही कंटेंट आता है जो कौटिल्य की अर्थशास्त्र में आता है। मतलब गुप्त पीरियड के दौरान ये किताब लिखी गई थी, जो इस पे स्टेट क्राफ्ट, पॉलिटिकल लाइफ, डिप्लोमेसी, इस सब के साथ डील करता है। तो यहाँ आ जाएगा आपका पॉलिटिकल मोरालिटी।
अब आता था लीलावती और भास्कर इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट, देखने में लग रहा होगा कोई लव या रोमांटिक पोयम है, लेकिन लीलावती जो है, भास्कराचार्य आपके पहली बात तो इंडियन मैथमेटिशियन थे, है ना। 1150 के आसपास उन्होंने बहुत सारी ट्रीटाइज लिखे हैं। ये इनका सबसे मेन वर्क आ जाता है। उनके वर्क में सिद्धांत शिरोमणि, ठीक है, बीज गणित, ग्रह गणित, गोलाध्याय वगैरह आ जाता है। अब लीलावती जो है, इसमें 13 आते हैं चैप्टर्स, अर्थमेटिकल टर्म, इंटरेस्ट कंप्यूटेशन, और भी भैया बहुत सारी इसके अंदर चीजें हैं जो मैंने नोट्स में डाली हुई हैं, आप लोग देख लें। पानी पीना पड़ेगा। नाउ, विच वन अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द कॉइन्स ऑफ द गुप्त रूलर इज करेक्ट? ठीक है, इसकी बात करें तो ऑब्जर्व एंड रिवर्स, यानी कि आगे का और पीछे का जो दोनों का हिस्सा है, हैड ओनली द किंग्स पोर्ट्रेट एंड डेट। सबसे पहले देखो, बात मैं बता दूं आपको, इनके गोल्ड कॉइन्स को बोला जाता था दिनार, है ना। और जो सिल्वर वाले थे उनको रुपयात बोला जाता था। कॉपर मैंने आपको बताया था सर्कुलेट किए गए थे, बट ज्यादा पॉपुलर नहीं थे। अब फ्रंट साइड ऑब्जर्वेंट, यानी कि फ्रंट साइड की बात करें तो इसमें यूजुअली आपको राजा दिखता था, है ना, अलग अलग पोजेस में। कभी धनुष पकड़े हुए, कभी क्या बोलते हैं, शेर, देखो धनुष पकड़े हुए, कभी शेर को मार रहे हैं, ठीक है। और देखो ये गैंडे को मारा जा रहा है, ये शस्त्र धारण किए हुए हैं। इस तरह की अलग अलग चीजों में दिखाया जाता था, ठीक है। और राजा की जो पोर्ट्रेट हुआ करती थी वो आपकी काफी ज्यादा डेकोरेटिव हुआ करती थी, लेकिन पॉलिटिकली भी उसके बारे में काफी कुछ बताती थी, उसकी पावर, उसके वेलर के बारे में, है ना। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है। द ऑब्जर्व एंड रिवर्स बोथ हैड ओनली एन इमेज ऑफ डीटी एंड डेट। तो रिवर्स साइड की अगर ऐसे करेक्ट बोला जा रहा है ना, इसमें कौन सा सही है? हाँ, तो ये तो गलत है। ऑब्जर्व और रिवर्स दोनों पे किंग का पोर्ट्रेट और डेट नहीं हुआ करती थी, और ऑब्जर्व और रिवर्स दोनों पे ही देवी देवताओं की नहीं हुआ करती थी। जनरली पीछे साइड, एक साइड आपका देवी मतलब राजा आ गया, एक साइड आपका जो है वो देवी देवता आ गया। जैसे लक्ष्मी माता जो है उनको रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। दुर्गा माता को रिप्रेजेंट किया जाता था महिषासुर का वध करते हुए। गरुड़ को, कार्तिकेय जी को आपका रिप्रेजेंट किया जाता था, ठीक है। गरुड़ को काफी ज्यादा माना जाता था, क्योंकि गुप्त जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे, ठीक है। तो ऑब्जर्व जनरली हैड किंग्स पोर्ट्रेट एंड रिवर्स हैड एन इमेज ऑफ डीटी और मोटिव, ये बिल्कुल सही है। ऑब्जर्व जनरली हैड अ किंग्स पोर्ट्रेट एंड रिवर्स ऑलवेज हैड अ डेट, नहीं डेट वगैरह ज्यादा मेंशन नहीं रहती थी। अब आते हैं तो अग्रहारा इन अर्ली इंडिया वॉज। तो अग्रहारा एक तरीके का लैंड ग्रांट हुआ करता था प्राचीन भारत में। एक गांव या फिर कोई ऐसा एक जगह जो है, जो राजा वगैरह यूजुअली लोगों को दिया करते थे, खासकर ब्राह्मण्स को दिया करते थे। वो उसका मेंटेनेंस देखेंगे, सपोर्ट करने के लिए, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस के लिए, एकेडमिक परस्यूट्स के लिए। सो द नेम ऑफ अ विलेज और लैंड ग्रांटेड टू ब्राह्मण्स। Now consider the following statements about the votive inscriptions in the second century BC. क्या होते हैं votive? वोटिव बेसिकली आपका एक रिकॉर्ड होता है ना। एक पत्थर पे इस तरीके से उसको इंग्रेव किया जाता है, मतलब खुदाई टाइप की उसकी की जाती है। और इसमें जनरली बताया जाता है कि भैया किसी देवी देवता को, किसी रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को हमने क्या गिफ्ट दिया है, क्या हमने डोनेशन दिया है ना। और हमें फ्यूचर में क्या उनसे फेवर चाहिए, क्या ब्लेसिंग्स चाहिए। सो दे रिकॉर्ड गिफ्ट्स मेड टू द रिलीजियस इंस्टीट्यूशन, बिल्कुल सही, ठीक है। They tell us about the idea of transference of meritorious results of the action of one person to another person। ये भी बिल्कुल सही आ जाता है कि एक के पुण्य दूसरे को जो है शेयर किए जा सकते हैं कि नहीं, इसके बारे में बताया गया। तो मतलब बोथ वन एंड टू आर करेक्ट। अब आते हैं कि अभिनव गुप्त रोट अ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रीटाइज कॉल्ड तंत्र लोक, जिसमें सिस्टमेटिकली कुल और त्रिका सिस्टम्स की टीचिंग्स के बारे में बताया गया है। तो अभिनव गुप्त बिलोंग करते हैं 952 1016 सी के आसपास, जो कि कश्मीर के एक शैव फिलोसफर आ जाते हैं। इनकी जो तंत्र लोक है, ये कुल त्रिका और तांत्रिक सिस्टम्स के बारे में बिल्कुल बताती है। The Samurai Chakaha by Haribhadra Suri, written in Gujarat around the 8th century, is technically not a tantric work, but is saturated with tantric ideas and practices। ये भी बिल्कुल सही है कि देखो हरिभद्र सूरी जो है ये आपके आ जाते हैं एक जैन स्कॉलर 8th सेंचुरी के आसपास, ठीक है। तो इन्होंने ये समराई चकाहा जो वर्क लिखा है, ये आ जाता है प्राकृत में। अब ये तांत्रिक टेक्स्ट नहीं है, लेकिन तांत्रिक के काफी सारे एलिमेंट्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। तो बोथ वन एंड टू।
उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू कि फाक्सियान की गाओसेंग फाक्सियन जुआन वाज द अर्लीस्ट फर्स्ट हैंड चाइनीज अकाउंट ऑफ बुद्धिस्ट साइट्स एंड प्रैक्टिसेस इन इंडिया। तो ये बिल्कुल सही है। फाक्सियान जो है ये 337 से लेके 422 सी तक बंदा जिंदा रहा, चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क था, अर्ली 5th सेंचुरी में इंडिया में आया। और इसका ये जो वर्क आता है यानी कि रिकॉर्ड ऑफ द बुद्धिस्ट किंगडम्स, ये फर्स्ट हैंड चाइनीज अकाउंट आता है इंडिया की बुद्धिस्ट साइट्स और प्रैक्टिसेस के बाद। He was of 25 years old at the time of writing the text। तो भैया देखो फाक्सियान ने इंडिया की जर्नी 60 साल की उम्र में स्टार्ट की थी। देख सकते हो भाई बंदा काफी ज्यादा बूढ़ा हो चुका। 70s में लौटा चाइना में और फिर अपना ट्रेवल अकाउंट लिखा, तो ये गलत है। Faxian's main aim in coming to India was to obtain and take back texts containing monastic रूल्स। ये बिल्कुल सही है। वो मोस्टली आपके विनय टेक्स्ट के लिए आया था, विनय पत्रिक के लिए आया था, मोनेस्टिक डिसिप्लिन रूल्स के लिए आया था, ताकि बुद्धिस्ट मोनेस्टिक प्रैक्टिस चाइना में और ज्यादा मजबूत की जा सके। 1 and 3 ओनली। आगे आते हैं, लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। उद्दंड, उद्दंड ने लिखी है मलिका मरुत। ठीक है, उद्दंड आपके 15th सेंचुरी के केरल के पोएट आ जाते हैं। उसके बाद में आते हैं सयन, इन्होंने लिखी है सुधा निधि, ये 14th सेंचुरी के वैदिक कमेंटर आ जाते हैं। यादव प्रकाश जो है इन्होंने लिखा है वैजंती। ठीक है, ये रामानुजाचार्य जो आते हैं ना उनके टीचर हैं। ठीक है, और भावभूति ने लिखी है मालती माधव, संस्कृत ड्रामिस्ट आते हैं। उसके बाद में सोमदेव, सोमदेव ने क्या लिखा है? सोमदेव ने लिखा है कथा सरिता सागर, 11th सेंचुरी के आसपास, इसमें स्टोरीज आती हैं। कालिदास ने क्या लिखा है? मालविका अग्निमित्रम। ठीक है, ये एक प्ले आ जाता है। भाष्य ने क्या लिखा है? स्वप्न वासव दत्ता, यानी कि ये एक ड्रामा आ जाता है। और बिल्हन ने लिखा है चौरा पंचशिका। ठीक है, ये एक मेरे ख्याल से पोयम है, ये लिखी है। उसके बाद दशा कुमार चरित्रा, टेल्स ऑफ 10 प्रिंसेस, इसको किसने लिखा है? महाकवि दंडिन ने। ठीक है, अब ये एक बेसिकली प्रोस रोमांस आ जाता है, 10 राजकुमारों की कहानी है, इसमें उनके एडवेंचर्स के बारे में बताया गया है। बस इतना ही है भाई। द यूनिवर्सिटी ऑफ नालंदा वाज सेट अप बाय, सबको पता है, कुमार गुप्त फर्स्ट, जो कि गुप्त डायनेस्टी के रूलर थे। 5th सेंचुरी सी के आसपास उन्होंने इसकी स्थापना की थी। भैया ये खत्म हुआ एशियन हिस्ट्री का पार्ट 2। आप लोगों को मैं फिर से याद दिलाना चाहूंगा कि मित्रों, इतने अच्छे लेक्चर के बाद में आप लोगों के पास ऑप्शन आता है मुझसे स्वयं पढ़ने का यानी कि अरुण सिंह तोमर से आप उनकी फिजिकल प्रेजेंस में पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको नोएडा सेक्टर 62 में आना पड़ेगा, आपको पता है सारी डिटेल्स। अगर आपको ऑनलाइन ऑफलाइन किसी भी बैच के लिए एनरोल करना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पे डीएम कर सकते हैं और मैं आपको फर्दर पूरा प्रोसेस बताता हूँ। तो बस मित्रों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद टू यू।